नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर भारत के 3 आदिवासी बहुल राज्यों में चुनाव तारीखें घोषित, झारखंड में आदिवासियों ने किया महाधरना का ऐलान और मध्य प्रदेश में SC/ST कर्मचारी उतरेंगे सड़कों पर। MBB पोल में आदिवासी परंपरा का हिस्सा मुर्गा लड़ाई पर होगी चर्चा। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को चुनाव परिणाम। झारखंड में अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण के मुद्दे पर घिरी हेमंत सरकार, आदिवासियों का महाधरना का ऐलान तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की बड़ी मुश्किलें, आरक्षण के मुद्दे पर अब SC/ST के कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। नागालैंड में चुनाव से पहले सुर्खियों में नागा मुद्दा, मोदी सरकार से चुनाव के पहले समाधान की मांग। छत्तीसगढ़ के 400 आदिवासी युवा होंगे CRPF में भर्ती, माओवाद प्रभावित जिलों में हुई भर्ती। और MBB पोल में मुर्गा लड़ाई पर लगी रोक पर होगी चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें भी पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 2 महीने के भीतर चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने आज इन 3 राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी है। तीनों राज्यों में एक ही चरण में चुनाव मतदान होगा। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम 2 मार्च को आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा की। यहाँ विधानसभा का सत्र 22 मार्च को खत्म होना है। उससे पहले राज्य विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें से 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। त्रिपुरा में 23.13 लाख मतदाता होंगे। अब मेघालय की बात। यहाँ विधानसभा का सत्र 15 मार्च को खत्म होना है। उससे पहले राज्य की 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 55 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मेघालय में 21.61 लाख मतदाता होंगे। वहीं नागालैंड में विधानसभा का सत्र 12 मार्च को खत्म होना है, यानी कि उससे पहले राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। नागालैंड में करीब 13 लाख मतदाता हैं। आपको बता दें, त्रिपुरा में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। वहीं नागालैंड में NDPP के नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में NPP के कोनराड संगमा की सरकार है। दोनों राज्यों में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। इन तीनों राज्यों में 9000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे। एक तरफ जहां पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो वहीं इन राज्यों में राजनीतिक उथल-पुथल भी जारी है। इस चुनावी माहौल में हम तीनों राज्यों के मुद्दे, उनके राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आज चर्चा करेंगे त्रिपुरा की, जहां इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। त्रिपुरा पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं मैं भी भारत की पॉलिटिकल एडिटर चित्रता सान्याल। चित्रता, आज ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है और लगातार हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में किस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। हमने देखा था 2018 के चुनाव में कि बीजेपी ने 25 साल से वहां सत्ता पर काबिज लेफ्ट को सत्ता से बाहर कर दिया था। इस बार के चुनाव में एक नई पार्टी का दखल हुआ है। टिपरा मोथा एक नई पार्टी बनी है। क्या लगता है आपको, इस बार के चुनाव में किन दलों के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा सकती है? देखिए अनीता, सबसे पहले मैं बताऊं कि त्रिपुरा में जो अभी हालात हैं जी, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कोई भी पार्टी को बहुमत मिलेगी, ऐसे संकेत कम है। एक तरफ हम देखते हैं कि लेफ्ट है, जिन्होंने 25 साल वहां पे सत्ता में थे वो लोग। 2018 में बीजेपी सरकार में आई जी, और उन्होंने अलायंस किया IPFT के साथ। IPFT के साथ वो सत्ता में थी। 2019 में पहली बार
त्रिपुरा मोथा नाम के एक रीजनल पार्टी का जन्म हुआ जी। और उसके लीडरशिप में थे वहां के जो त्रिपुरा के जो महाराजा कहलाते हैं बुबागरा, जिनको त्रिपुरा के जो तिपरासा हैं, मतलब वहां के जो जनजाति हैं, काफी असर उनपे महाराजा का दिखाई देता है। प्रद्युत किशोर माणिक्य जी हैं, उनके नेतृत्व में ये नया रीजनल एक आउटफिट तैयार हुआ जिसका नाम है त्रिपुरा मोथा। जब ये शुरुआत हुई थी तो त्रिपुरा मोथा ने कहा था कि ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जी। पर इसके बाद हमने देखा कि 2019 में जब ये फॉर्मेशन हुई और उसके बाद 2021 में त्रिपुरा के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है एडीसी, उनमें उन्होंने जीत हासिल की और आज की तारीख में एडीसी काउंसिल जो है वो त्रिपुरा मोथा के हाथ में। तो एडीसी काउंसिल जहां जहां पे है वहां जनजाति या तिपरासा के पॉपुलेशन ज्यादा है, इसी वजह से वो एडीसी में है। आईपीएफटी सबसे पहले त्रिपुरा में एक रीजनल पार्टीज का एक फॉर्मेशन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। आईपीएफटी का भी यही कहना था कि उनकी डिमांड है एक सेपरेट त्रिपुरा लैंड, एक अलग त्रिपुरा लैंड की। पर बीजेपी के साथ जब वो सत्ता में आए तो बीजेपी ने उनकी ये जो मांग है ये एक तरह से खत्म कर दी और इसके वजह से उनकी जो वजूद थी त्रिपुरा के राजनीति में या त्रिपुरा के जनजातियों में, वो भी हमको देखने को मिला कि वो धीरे धीरे खत्म हुआ। क्योंकि त्रिपुरा मोथा के जन्म के बाद से जो आईपीएफटी है वो धीरे धीरे टूटने लगी। उनके जो नेता हैं वो धीरे धीरे जो है त्रिपुरा मोथा में उन्होंने ज्वाइन किया। क्योंकि त्रिपुरा मोथा का एक ही हम देख रहे हैं स्लोगन है, वो सेपरेट अलग त्रिपुरा लैंड। और यही वजह थी कि त्रिपुरा मोथा के साथ वहां के जो जनजाति हैं, वहां के जो तिपरासा हैं, वो जुड़ने लग गए। आईपीएफटी से भी नेता टूट के बाहर आए, त्रिपुरा मोथा उन्होंने ज्वाइन किया। लेफ्ट को भी काफी नुकसान हुआ क्योंकि उनकी जो मास बेस था तिपरासा में या जनजातियों में, वो भी धीरे धीरे खत्म हुआ, वो भी टूट के त्रिपुरा मोथा में आए। अब अगर आज की बात हम देखें, बीजेपी एक साइड में है, उसको हम डबल इंजन की पार्टी कह सकते हैं क्योंकि वो स्टेट में, राज्यों में वो सत्ता में है और केंद्र में भी। बिल्कुल। तो इसके हिसाब से उनके पास पावर और मनी पावर, जो हमने देखा है कि भारत की पूरी राजनीति में बहुत अहम होता है, वो उनके साथ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ है लेफ्ट, सीपीआईएम और उनके जो और भी जो दल है वो है। सीपीएम की अपनी एक संगठन है त्रिपुरा में, इतने साल वो सत्ता में रहे, 25 साल, तो संगठन वहां पे उनकी है। और दूसरी पार्टी जो, तीसरी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस अभी भी कुछ होल्ड्स उनके भी हैं जी। त्रिपुरा मोथा है चौथी फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन अभी भी जनजातियों में काफी पॉपुलर है। अब मैं भी भारत की टीम, अभी हाल ही में हम लोग त्रिपुरा में थे और जो हमने देखा कि एक जो पॉपुलैरिटी है त्रिपुरा मोथा की, वो और कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ त्रिपुरा लैंड, उनका जो स्लोगन है उसके पीछे जनता भाग रही है। त्रिपुरासा के लोग, जनजाति के लोग भाग रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो स्लोगन है ये उनकी जो एग्जिस्टेंस है त्रिपुरा में, जो इतने दिन वो मानते हैं कि कहीं पीछे चली गई थी, वो आगे लेके उनको एक सम्मान के तौर पे वो देख रहे हैं जी। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के तारीख में त्रिपुरा मोथा की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। पर ये भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि त्रिपुरा में असेंबली सीट्स 60 है, 60 सीट्स हैं, जिसमें रिजर्व सीट खाली 20 सीट है। अब 20 सीट में अगर त्रिपुरा मोथा हम मान भी लें कि पूरी तरह से अगर 20 सीट उन्हें मिल भी जाए, फिर भी वह सत्ता में सरकार नहीं बना सकती है, तो उनको मदद की जरूरत पड़ेगी जी। 20 सीट के अलावा ऐसे और 15 सीट हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी है, जिनका इन्फ्लुएंस है। फिर भी अगर हम मान ले त्रिपुरा मोथा के लिए इस वक्त अकेले में सरकार गठन करना शायद मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा जी। तो ऐसे में वहां पे एक और दूसरा फ्रंट भी तैयार हो रहा है, जो एंटी बीजेपी फ्रंट है, जो कांग्रेस और लेफ्ट की है। हाल ही में हमने देखा कि ये इंडिकेशन पूरी तरह से है कि दोनों पार्टी मिलके शायद इलेक्शन लड़े जी। ये प्री पोल अलायंस हो सकता है। तो अगर त्रिपुरा मोथा, जो अभी तक हमने देखा और हमने दर्शकों को भी दिखाया कि त्रिपुरा मोथा के नेता जो हैं प्रद्युत किशोर माणिक्य जी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे जी। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे
तो ये एक प्रश्न उठता है कि क्या वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ कोई अलायंस कर सकते हैं। अभी तक हमने जो देखा है, उन्होंने कहा है वो अकेले जाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो कोई अलायंस नहीं करना चाहते। बिल्कुल, इसी से जुड़ा मेरा आपसे दूसरा सवाल था कि कल ही हमने प्रद्योत माणिक्य जो टिपरा मोथा के अध्यक्ष नेता हैं, उनकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उन्होंने कहा, उन्होंने आईपीएफटी के जो भी सदस्य हैं उनके लिए भी कहा, सीपीआईएम और कांग्रेस के सदस्यों के लिए भी कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम अलायंस नहीं करेंगे, हम एक ही पार्टी में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब भी गठबंधन की बात आती है तो इससे वो सारी अटकलें जो है खारिज कर देते हैं। तो आपने कहा कि टिपरा मोथा अपने दम पर चुनाव शायद ना लड़ पाए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो गठबंधन की अटकलें भी हो रही हैं लेकिन वो गठबंधन को इनकार भी कर रहे हैं और फिर चुनाव पोस्ट पोल प्री पोल, जरा इसको समझाइए। देखिए, टिपरा मोथा ने जिस तरह से स्लोगन दिया है कि उनकी एक ही डिमांड है, वो है सेपरेट टिपरा लैंड, अलग टिपरा लैंड। जी, क्या ये राजनीतिक उसमें संभव है? पहली बात ये है क्योंकि उनकी जो अलग टिपरा लैंड की हम जब बात करते हैं, वो कहते हैं उसमें काफी हिस्सा बांग्लादेश का भी आता है, जो अभी संभव नहीं है। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये कहते हैं ये एक पोल गिमिक है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लोगों को, वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए एक नारा है। पर प्रॉब्लम यह है कि आज के तारीख में जिस तरह से पूरे त्रिपुरा में जिस तरह से उनकी जनजातियों ने ये मान लिया है कि टिपरा मोथा उनके लिए एक अलग टिपरा लैंड लेके आ सकती है या करवा सकती है, इस वक्त प्रद्योत किशोर माणिक्य के लिए उससे पीछे हटना थोड़ा सा मुश्किल है। और इस स्लोगन पे कांग्रेस और लेफ्ट को प्रॉब्लम है क्योंकि ये लोग इस स्लोगन पे एक साथ नहीं आ सकते। हालांकि लेफ्ट ने ये कहा है कि ऑटोनोमस बॉडी को और पावर देना चाहिए ताकि जो तिपरासा के लोग हैं उनको उनके अधिकार मिले, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात है, डेवलपमेंट की बात है। पर अलग तिपरा लैंड ये एक राजनीतिक एक वर्डिंग्स है जो लेफ्ट या कांग्रेस उस पे राजी नहीं हो सकते। तो हम देख पा रहे हैं कि प्री पोल ना हो पर पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। हमने बहुत सारे राज्यों में देखा है कि प्री पोल नहीं होता है पर पोस्ट पोल हो पाता है। और दूसरी तरह एक फ्रेंडली फाइट की भी हम बात करते हैं। कई बार अलायंस ना होने के बावजूद अगर आप मानते हैं कि दूसरे राजनीतिक दल और आपकी गोल एक है, यहाँ पे गोल बीजेपी को हराना है, तो एक फ्रेंडली फाइट भी कि आप उस जगह पे अपने कैंडिडेट ना दें जहां लेफ्ट या कांग्रेस का कैंडिडेट। जी बिल्कुल। पर ये सारी चीजें अभी इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं, तो ये सारी बातें बातचीत करने के बाद पार्टीज एक साथ बैठती हैं, बातें करती हैं। अब इसकी शुरुआत होगी। अभी तक हमने देखा कि मिल तो रहे हैं लोग पर एक फॉर्मेशन पे कोई बात नहीं हो रही, पर अब ये दौर शुरू होगा। जी श्वेता, जैसे कि आपने बताया कि ग्रेटर टिपरा लैंड या सेपरेट टिपरा लैंड की जो मांग है, ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में वही एकमात्र बड़ा मुद्दा होगा जिसको लेकर, जैसे आपने कहा कि टिपरा मोथा उसी मुद्दे को लेकर चुनाव में लड़ रही है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये मांग है क्या? बेसिकली टिपरा लैंड या सेपरेट टिपरा लैंड की मांग कैसे निकली, कैसे खड़ी हुई ये मांग? देखिए, त्रिपुरा की अगर हम पॉपुलेशन लें, त्रिपुरा की पॉपुलेशन में 31% लोग जो हैं तिपरासा के हैं, वहां के जनजाति का। ये पूरी तरह से तिपरा मोथा के साथ है। जी। दूसरी अगर हम देखें कि 69% ये परसेंटेज है जो नॉन ट्राइबल्स हैं, इसमें बंगाली ज्यादा हैं। जी। इनमें से 8% के करीब है मुस्लिम पॉपुलेशन और 13 से 14% है दलित पॉपुलेशन। अगर आप इस पॉपुलेशन को देखें तो तिपरा लैंड या सेपरेट तिपरा लैंड बहुत अहम है इस इलेक्शन में, क्योंकि 31% लोग अब इस स्लोगन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें 69% जो नॉन ट्राइबल्स हैं, इन्हीं के वजह से 2018 में बीजेपी और आईपीटीएफ के साथ सरकार गठन हुई थी, क्योंकि इनका वोट उनके पास गया। तिपरासा का भी काफी वोट गया था, पर मेन ये था क्योंकि तिपरासा का जो वोट था उस टाइम पे आईपीएफटी के साथ था। पर सेपरेट ये जो तिपरा मोथा जब बनी, तिपरासा तिपरा जो आईपीएफटी है वो टूट गई और उनके नेता तिपरा मोथा में ज्वाइन गए। तो ये वजह है कि मतलब ये इस बार का चुनाव सेपरेट तिपरा लैंड कौन किसके साथ है, इस पे
जरूर ये इलेक्शन होने वाला है और लेफ्ट भी ये मान रही है। और यही वजह है कि आज अगर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और वामपंथी नेता जो है ये प्रद्युत किशोर मानिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि तिप्रा मोथा डिसाइडिंग फैक्टर, या जिसको हम कहते हैं कि किंग मेकर, उस रोल में वो आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चित्रता हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए, थैंक यू। और अब पूर्वोत्तर भारत से चलते हैं झारखंड। राज्य के सरकारी विभागों में अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आदिवासी संगठनों ने महाधरना का ऐलान कर दिया है। आदिवासी संगठन 27 जनवरी को राज्य के राजभवन के सामने महाधरना देंगे और इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। मंगलवार को राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले हुई आदिवासी संगठनों की बैठक में ये फैसला लिया गया। बताया गया कि महाधरना में जनजातीय परामर्श दात्र समिति की स्थिति, आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा, वन पट्टा कानून और आदिवासियों के अन्य संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने की। इससे पहले सोमवार को आदिवासी संगठनों ने हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में महाजुटान किया था। साथ ही अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन भी किया था। आदिवासी संगठनों का दावा है कि संविदा नियुक्तियों में SC/ST एक्ट का उल्लंघन किया गया है। संगठनों का कहना है कि अनुबंध पर रखने के दौरान आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया था, इसलिए सरकार बाहरी लोगों को पिछले दरवाजे से नियमित करने जा रही है। संगठनों ने मांग की है कि सरकारी विभागों में बैकलॉग वैकेंसी का आकलन कर उसके विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। एक तरफ जहां आदिवासी संगठन सड़कों पर उतर गए हैं, तो वहीं राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर काम कर रहे हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमितीकरण और समायोजन को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के लगभग 10,000 पैरामेडिकल कर्मी और नर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे राज्य भर के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर 24 जनवरी से आमरण अनशन का ऐलान भी किया है। आपको बता दें, दिसंबर 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को राज्य में 10 साल से ज्यादा समय तक काम करने वाले अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्तों के अंदर राज्य सरकार सेवा नियमित करने का आदेश जारी करे, जिसके बाद राज्य के सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सिंह सरकार के सामने चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले हफ्ते करणी सेना के आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के बाद अब राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 2 लाख सरकारी कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। राज्य के SC/ST कर्मचारियों के संघ आजक्स ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ भोपाल में 26 फरवरी को एक विशाल रैली आयोजित करने की घोषणा की है। भोपाल के रविंद्र भवन में हुई प्रखंड अध्यक्षों और संघ के पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। आजक्स के महासचिव SL सूर्यवंशी ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 जून 2016 को एक सार्वजनिक रैली में SC/ST के कर्मचारियों से कई वादे किए थे, जो अभी भी अधूरे हैं। उन्होंने सभी सरकारी भर्तियों में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग आरक्षित सीटों पर भर्ती जैसे वादे किए थे। उनके निर्देश पर सामान्य प्रशासनिक विभाग ने 2017 में पदोन्नति में आरक्षण और रोस्टर सिस्टम के लिए नियम बनाए, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो सके हैं। इस बात को 6 साल हो गए हैं। आजक्स के महासचिव ने बताया कि स्वास्थ्य, वित्त, सहकारी विभागों, जिला न्यायालयों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, SC/ST समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को भी छीना जा रहा है। आजक्स ने सरकार को अपना वादा पूरा करने के लिए 29 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें, 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की आबादी में SC/ST का 37% हिस्सा है। दोनों समुदायों में 2 लाख से अधिक
सरकारी कर्मचारी हैं जिनका 10 लाख से अधिक मतदाताओं पर प्रभाव है। और मध्य प्रदेश से चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड। नागालैंड में विधानसभा चुनावों को देखते हुए नागा मुद्दों के समाधान का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। राज्य के आदिवासी संगठन यानी नागा हो लगातार केंद्र की मोदी सरकार से सौहार्दपूर्ण राजनीतिक समाधान की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को नागालैंड के 8 शीर्ष आदिवासी हो की एक बैठक में राज्य के नागाओं के लिए एक आम शीर्ष निकाय बनाने का संकल्प लिया गया और सभी नागा राजनीतिक समूह को इस मसले पर एकजुट होने के लिए कहा गया। इस बैठक में 4 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किए गए। इससे पहले शनिवार यानी 14 जनवरी को नागालैंड पीपुल्स एक्शन कमेटी के बैनर तले 6 घंटे के राज्यव्यापी बंद होना था, जिसके बाद इसे टाल दिया गया था। वहीं 11 जनवरी को नागालैंड के 15 आदिवासी हो ने इस मुद्दे को उठाया था। आदिवासी संगठनों ने केंद्र पर निशाना साधा था और कहा था कि मोदी सरकार चुनाव से पहले मीठी मीठी बातें कर नागा लोगों को धोखा देती रही है। दरअसल चुनाव को देखते हुए 6 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह राज्य में एक दिन के दौरे पर थे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी महीने राज्य का दौरा कर सकते हैं। इसी को देखते हुए नागालैंड के आदिवासी समूहों ने ये मांग उठाई है। बता दें, दशकों से चले आ रहे इस मुद्दे पर केंद्र द्वारा 3 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में NSCN-IM के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2017 में नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप और कई अन्य संगठनों को भी इस समझौते में शामिल किया गया, लेकिन 2020 में नागा समूहों के साथ शांति वार्ता खटाई में पड़ गई थी। और अब नागालैंड से चलते हैं छत्तीसगढ़। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने छत्तीसगढ़ में माओवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित 3 जिलों से 400 आदिवासी युवाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस साल मार्च में 3 जिलों सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के युवा CRPF के बुनियादी प्रशिक्षण में शामिल होंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि भर्ती की सेवाओं की पुष्टि सिर्फ 10वीं कक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के बाद की जाएगी, जिसके लिए CRPF उन्हें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में रजिस्टर कराने में मदद करेगी। अधिकारी ने बताया कि विज्ञप्ति कांस्टेबल पद के लिए हजारों लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों की पहचान गुप्त रखी गई है। आपको बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक और लिखित परीक्षा शामिल थी। ज्वाइनिंग के समय कांस्टेबल को महंगाई भत्ता, राशन भत्ता, मुफ्त चिकित्सा और आवास सुविधाओं के अलावा न्यूनतम 21,700 रुपए का वेतन मिलेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब माओवाद प्रभावित जिलों में इस तरह का विशेष भर्ती अभियान चलाया गया। साल 2016 में CRPF ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जिलों से 744 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शामिल करते हुए एक बस्तरिया बटालियन खड़ी की थी। अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, आदिवासी परंपरा में शामिल मुर्गा लड़ाई पर लगी कानूनी पाबंदी को हटाया जाना चाहिए। आपकी राय क्या है? इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 73% लोगों ने माना कि पाबंदी को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये आदिवासी परंपरा का हिस्सा है, जबकि 23% लोगों के मुताबिक ये पक्षियों के प्रति क्रूरता है, जबकि 4% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? आजादी के 75 साल पूरा होने पर देश ने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया तो आदिवासियों की भी चर्चा हुई। भारत की आजादी की लड़ाई में आदिवासी नायकों के योगदान को महत्व देने का वादा किया गया। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या सचमुच में आदिवासियों से जुड़े पहचान और अधिकार के मुद्दों को समझने और उन्हें महत्व देने की कोशिश की जा रही है, या फिर आदिवासियों पर तथाकथित मुख्य धारा की जीवन शैली और जीवन मूल्य या संस्कृति थोपने की कोशिश जारी है? भारत के सभी ग्रामीण इलाकों की तरह आदिवासी इलाकों के अपने परंपरागत खेल और मनोरंजन के साधन हैं। मसलन मुर्गा लड़ाई आदिवासी इलाकों में लोकप्रिय खेल है, लेकिन इस खेल पर पाबंदी है
क्योंकि इसे पक्षियों और जानवरों के खिलाफ क्रूरता माना गया है। इस मामले में अदालतों ने भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। लेकिन जब तमिलनाडु के जल्लीकट्टू की बात आई तो तत्कालीन सरकार ने कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया था। कई और मामलों की तरह इस मामले में भी आदिवासी और दूसरे समुदायों के बारे में फैसलों में सरकार और अदालत दोनों जगह भेदभाव देखा जा सकता है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे भील आदिवासी महिलाओं के आभूषणों के बारे में। भील मध्य भारत की एक जनजाति का नाम है जो कि मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में फैली हुई है। इस प्रकार भील भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। अलग अलग राज्यों में फैले भील समुदायों में भाषा, रीति रिवाजों और जीवन शैली में कुछ कुछ फर्क मिलता है, लेकिन महिलाओं में चांदी के गहनों का चाव एक जैसा मिलता है। भील महिलाएं जेवर खूब खरीदती हैं। चांदी के बने ये जेवर ठोस और भारी होते हैं। इनमें एक एक गहना आधा किलो से लेकर 1 या सवा किलो तक हो सकता है। अलग अलग राज्यों में इन आभूषणों के नाम अलग अलग हो सकते हैं। मसलन गले में पहने जाने वाले आभूषण को तागली, टागली, हसली या फिर आहली जैसे कई नामों से जाना जाता है। उसी तरह से कमर में बांधे जाने वाले कमरबंद को कमरपट्टा, कांधोरा, कंदोरा, करधनी, तागड़ी या फिर कमर का गजरा भी बोला जाता है। कोहनी के ऊपर और बाजूबंद के नीचे पहने जाने वाले कड़े को बहावा कहा जाता है। हाथ के कड़े को भोरिया भी कहा जाता है। भील आदिवासियों में सिर्फ संपन्न घरों की महिलाएं ही चांदी का शौक रखती हैं, ऐसा नहीं है। महीनों तक मजदूरी के सिलसिले में बाहर गए आदिवासी भी जब लौटते हैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से चांदी खरीद लेते हैं। चांदी खरीदना इन आदिवासियों के लिए एक सुरक्षित निवेश है जो परिवार को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देता है। भील महिलाएं चांदी शौक के लिए रखती हैं, लेकिन परिवार की जरूरत के समय ये महिलाएं इन जेवरों को बेचने या गिरवी रखने से पीछे नहीं हटती। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।